स्वागत है आपका। तो आज का ये वीडियो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए रहेगा। इसकी मूल बातें हम लोग देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, इनसे जुड़े सवालों का भी और एक मॉडल आंसर का भी ढांचा हम लोग आगे देखेंगे। और बीएड से रिलेटेड ये कितना है उतने स्कोप तक ही इसको रखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ी मूल बातें समझ लेते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो बेसिकली राज्य धर्म से संबंधित है। जिस प्रकार राज्य को चलाने के लिए एक सिद्धांत की ज़रूरत होती है, एक तरीके की ज़रूरत होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कुछ उसी तरह का है। तो संविधान ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कुछ निर्देश दे रखे हैं जिसके बिना पे सरकार को राज करना है और उसके नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय भी देना है, जो एक राज्य धर्म का भी कॉन्सेप्ट है। राज्य धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब आज़ादी के पहले की बात अगर हम लोग करें तो इंग्लैंड राज करता था इंडिया पे, और इंग्लैंड से ही इंस्ट्रक्शन आता था वायसराय को। वायसराय उसी के आधार पे भारत में राज्य करते थे। उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते थे। अब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आज़ादी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बदल गया। जिससे इंस्ट्रक्शन वहाँ से इंग्लैंड से मिलते थे, वैसे उसी तरह का इंस्ट्रक्शन जो है वो अब संविधान ने सरकार को दे रखा है। हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया एक कॉन्सेप्ट है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सारे सिद्धांत की बातें की गई है। जो सिद्धांत आज़ादी के समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे समाजवादी वाले सिद्धांत, गांधी जी का इम्पोर्टेंट कुछ प्रिंसिपल था तो गांधीवादी सिद्धांत, लिबरल भी उस समय थे तो लिबरल्स के सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों को एक मोटा मोटी एग्जाम्पल देखेंगे। तो समाजवादी सिद्धांत में तो सीधी बात है, सबको बराबर, सबको इक्वलिटी देखना है। तो वैसे चीज़ें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे करके समान कार्य के लिए समान वेतन वाले प्रोविज़न है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। गांधी जी के अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो वो एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे, गांव के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, साथ में जानवरों की रक्षा भी हो, साफ सफाई वाली चीज़ें भी। तो ये सब गांधीवादी सिद्धांत हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और जहाँ तक लिबरल बौद्धिक की बात थी तो वो चाहते थे, एक एग्जांपल देख सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आर्टिकल 44 बोलता है, जिसमें क्या है कि सभी के लिए बराबर कानून होने चाहिए। कोई अलग कानून किसी भी आधार पे अलग कानून की चर्चा नहीं करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में डिस्कशन का पार्ट है, अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये आगे के लिए रखा गया है। जब भी हो, जब भी उचित समय लगे इसे किया जा सकता है। फिलहाल ये सिर्फ गोवा राज्य ही एक ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है। तो ये बेसिक बातें हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके आंसर बीएड के स्कोप तक ही रखेंगे इसको। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। राज्य की नीति किस प्रकार की बनाई जाएगी, इसके लिए संविधान ने एक निर्देश दे रखा है कि आपको इस डायरेक्शन में इस तरह की नीति को बनाना होगा, जिससे सिटीजन के लिए रखा जाएगा। सिटीजन को ये नीति के अंतर्गत उन्हें जो भी फंडामेंटल मौलिक अधिकार की तरह उस तरह की बातें नीति निर्देशक तत्वों में भी कही गई है। मैं ये बात क्यों मौलिक अधिकार का कहा, जब संविधान बन रहा था तो नीति निर्देशक तत्वों में जितनी बातें हैं उसको भी मौलिक अधिकार में ही रखा गया था। बहुत सारे डिस्कशन हुए, उसके बाद इन बातों को मौलिक अधिकार के साथ ना रखकर इसे एक अलग पार्ट में, पार्ट 4 जो है, उसे एक अलग पार्ट में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। इसमें संविधान निर्माता कहना था, हम राज्य को एक निर्देश दे रहे हैं, जिस निर्देश के आधार पे राज्य को काम करना होगा सिटीजन के, नागरिक के हितों के लिए। तो इसका मतलब साफ है कि संविधान निर्माता के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई खास अंतर था नहीं। दोनों नागरिकों के हितों के लिए बहुत ही आवश्यक थे। अभी हम आगे देखते हैं
कि इसमें प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी रिलेटेड टू एजुकेशन एंड एक्सप्लेन स्टेट एफर्ट अंडर डीपीएसपी टू अचीव एम ऑफ एजुकेशन। मतलब संवैधानिक प्रावधान बताने हैं हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के जो शिक्षा से संबंधित है, और स्टेट मतलब राज्य, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो राज्य, यहाँ पे ये बिहार राज्य और यूपी वाला राज्य नहीं, राज्य देश को भी बोलते हैं, संविधान में भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो कभी कभी सेंटर को स्टेट ही बोलते हैं पॉलिटी में जब पढ़ते हैं। तो स्टेट एफर्ट तो राज्य के एफर्ट अंडर डीपीएसपी टू अचीव एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की जो भी एफर्ट्स हैं डीपीएसपी के अंदर, उनका भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि इनका एक मोटा मोटी ढांचा किस प्रकार रखेंगे आंसर का। तो परिचय देंगे, परिचय के बाद उसकी पृष्ठभूमि रखेंगे, कहाँ से लिया गया, क्या क्या बातें हुई शुरू में, जैसा मैंने बताया कि संविधान निर्माता ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ खास अंतर किया नहीं था। फिर शिक्षा से संबंधित प्रावधान भी देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल हैं डीपीएसपी में जो शिक्षा से रिलेटेड हैं, और फिर राज्य का प्रयास भी देखेंगे कि कौन कौन से स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड करंट में चल रहा है, चाहे वो सेंटर की तरफ से हो। अगर बिहार स्टेट की बात लेते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कीम चला रखे हैं एजुकेशन को लेकर, उसको भी हम लोग देखेंगे, और लास्ट में फिर कंक्लूजन करके इसका मॉडल आंसर एक तैयार करेंगे। तो आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य के दायित्व को परिभाषित करता है। जैसे मैंने बताया, राज्य को निर्देशित करता है या परिभाषित करता है, राज्य को जो जिस डायरेक्शन में स्कीम बनाने हैं वो चीज़ संविधान ने दे रखी है, और वो जो डायरेक्शन है वो कुछ और नहीं, वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है कि आप सामाजिक और आर्थिक इक्वलिटी की बात लाएं, दोनों सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले, इस तरह की चीज़ें आपको डीपीएसपी के अंदर मिलेगी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, सब कुछ जस्टिस हो, सबको न्याय मिले, सब इक्वल हो। इसका मतलब है कि राज्य नागरिकों के कल्याण को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शब्द पे गौर कीजिएगा, राज्य कल्याण को, नागरिकों के कल्याण को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करेगी। हो सकता है वो कर भी पाए, ना भी कर पाए, ये बातें अभी याद रखिए, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे कि ये ऐसा क्यों बोला गया, कर भी पाए और ना भी कर सकता है। परिचय में आगे और लिख सकते हैं, डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक भाग है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। जो भी कानून बनेंगे वो नागरिकों के हित के लिए बनाए जाते हैं, तो राज्य का कर्तव्य है कि इस नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी हुई है उसे पूरा करने के लिए कानून बनाए, या कोई कानून बना रहे हैं तो इनके आधार पे ही बनने चाहिए। हालांकि इसके पूरा नहीं होने पर भी जनता न्यायालय नहीं जा सकती है। यही बातें मैं बोल रहा था अभी पिछले स्लाइड में कि वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं किया तो क्या जनता न्यायालय के पास जाएगी कि ये सरकार नहीं कर रही है, वो कर रही है, ऐसे वाली बात पे। तो डीपीएसपी के जो भी स्कीम होते हैं उसके पूरा नहीं होने पे जनता न्यायालय नहीं जा सकती है, लेकिन जनता डीपीएसपी के आधार पे सरकार के प्रदर्शन को मापती है, और अगले चुनाव जब आएंगे तो उसके हिसाब से वोटिंग होगी कि अगर उनको उनका काम ठीक लगेगा तो वो वोट करेंगे, उनको काम ठीक नहीं लगेगा तो वो वोट नहीं करेंगे। बट न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जबकि मौलिक अधिकार को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो जो नागरिक हैं वो आर्टिकल अपने 32 के अंदर वो जा सकते हैं कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जिसे पूरा करना राज्य का दायित्व है और ये मैंडेटरी है।
बट डीपीएसपी अगर कुछ पूरा नहीं होता है तो नागरिक न्यायालय नहीं जा सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिसेबल है। ये एक डिफरेंस है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच। आगे देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि रखेंगे। पृष्ठभूमि में क्या है, कहाँ से लिया गया, कौन से आर्टिकल हैं, कौन सा भाग है क्या नहीं, थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। तो डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसके सारे आर्टिकल्स हैं। मौलिक अधिकार के विपरीत, ध्यान से गौर कीजिएगा, मौलिक अधिकार के विपरीत डीपीएसपी राज्य पे सकारात्मक दायित्व लगाता है, जहां मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व लगाता है, जिसका मतलब है राज्य व्यक्ति के खिलाफ पूर्व न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार की चीज़ों में जहाँ पे आपका फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जीने की आज़ादी है, इक्वलिटी वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली, उन सब चीज़ों में वो प्री जुडिशियल एक्शन स्टेट नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि वो निगेटिव ऑब्लिगेशन लगाता है, निगेटिव ड्यूटी लगाता है मौलिक अधिकार, जबकि डीपीएसपी बहुत हद तक राज्य के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। पूरा तो यहाँ भी उनको सामाजिक और आर्थिक इक्वलिटी भी ही करना है जो मौलिक अधिकार में भी करना है, बट मौलिक अधिकार में जुडिशियल एक्शन के कारण उनके हाथ बंधे हुए रहते हैं, जबकि इसमें कोई जुडिशियल एक्शन है नहीं, तो सरकार के हाथ खुले हुए रहते हैं। एक पॉजिटिव वे में देखा जाता है कि यहाँ पे सरकार पे ऐसा दायित्व नहीं है कि पूरा नहीं करेंगे तो जुडिशरी का डंडा पड़ेगा। यहाँ पे पूरा करना उनका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रयास करेंगे, बट फेल भी होते हैं तो जनता सिर्फ उन्हें मापेगी अगले इलेक्शन में कि वो कितना कर पाएँ कितना नहीं कर पाएँ। तो आप मोटा माटी अपने शब्दों में इन बातों को लिख सकते हैं। मेन बात जो है ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, आयरिश संविधान से उधार लिया गया है, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत डीपीएसपी को रखा गया है। राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए डीपीएसपी का प्रयोग करता है, अतः शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में भी डीपीएसपी का योगदान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, राज्य का काम है डीपीएसपी के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, और शिक्षा का भी लक्ष्य यही है कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। तो जब दोनों का लक्ष्य सेम है, इसका मतलब डीपीएसपी और शिक्षा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। तो राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए डीपीएसपी का प्रयोग करता है, अतः शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में डीपीएसपी का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम लोग अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे, आगे देखेंगे अब इसके प्रोविज़न के बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। शिक्षा से रिलेटेड सिर्फ प्रोविज़न याद रखेंगे, है तो प्रोविज़न बहुत सारे ज़रूरी नहीं हैं, बीएड के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ वही प्रोविज़न याद रखते हैं जो शिक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहला प्रोविज़न आता है आर्टिकल 45, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इस पे बात करते हैं। तो आर्टिकल 45 जब संविधान लिखा गया था तो उस समय उसमें ये बातें निहित थी कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर, मतलब 1949 अगर बोले, 26 नवंबर 1949 को ये सिग्नेचर हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली ये फोर्स में आया। तो वहाँ से भी जोड़ते हैं तो 10 साल के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के 14 वर्ष के होने वाले हैं, उनकी आयु पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। पर 86 अमेंडमेंट था, 86 हिंदी हो गया, 26वें संशोधन में 2002 में नया अनुच्छेद डाला गया 21A। अब इस जो आर्टिकल 45 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, इसे उठाकर फंडामेंटल राइट्स में डाला, 21A एक नया आर्टिकल बनाया गया, और जो सेम प्रोविज़न था
जो सेम बातें लिखी हुई थी अनुच्छेद 45 की, अब उसे डालकर 21A में कर दिया गया। 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो अब वहाँ से उठाकर तो यहाँ कर दिया गया, तो अब वहाँ क्या रहा? तो वहाँ उन्होंने अपने लाइन को चेंज किया। वहाँ के उस आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट हुआ और वो पहले जो बातें थी उसे हटा दिया गया और नई बातें लिखी गई। नई बातें क्या थी? अनुच्छेद 45 को अब 6 साल की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास। 6 साल की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा। पहले कितनी थी? 14 साल तक की बात थी, मुफ्त शिक्षा राज्य देगा, बट वो डीपीएसपी में था, जिससे क्या था वो आप अगर वो पूरा नहीं होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते, जबकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ था। इसीलिए इसको उठाकर डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, ताकि अब राज्य बाध्य हैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए कि उन्हें 14 साल की आयु तक पूरा होने तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी ही होगी। और अनुच्छेद 45 में अब सिर्फ 6 साल की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। ये करेंट कंडीशन है आर्टिकल 45 का। आगे देखते हैं दूसरा प्रोविज़न, और कुछ है आर्टिकल 41, 46, इनको देखते हैं। 41 क्या बोलते हैं? राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर शिक्षा, सार्वजनिक सहायता और काम करने के अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। State shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance। सिंपल सी बात है, कुछ समझाने लायक है नहीं। अपनी जितना भी क्षमता है राज्य का, जो भी जैसा है, जो भी जितना हो सकता है, आप इस काम करने का अधिकार को सुरक्षित करेंगे। शिक्षा मिलने के अधिकार को भी सुरक्षित करने का प्रावधान आर्टिकल 41 में डाला गया। आर्टिकल 46 है अनुच्छेद 46, राज्य विशेष रूप से लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से SC ST को बढ़ावा देगा। मतलब कमजोर वर्ग जो भी हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला सिर्फ SC ST, कमजोर वर्ग जो भी हैं, माइनॉरिटीज़ हों, अदर बैकवर्ड कास्ट हों, बट विशेष रूप से SC ST को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो राज्य इन लोगों को हितों के ध्यान रखते हुए कार्य करेगा, स्कीम बनाएगा, जो भी पॉलिसी कानून होगी इन लोगों का ध्यान में रखते हुए। ऐसी बातें आर्टिकल 46 में लिखी गई। द स्टेट शैल प्रमोट विथ अ स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द SC ST। अब आते हैं राज्य के प्रयास। इतने सारे आर्टिकल तो हमने देखे, 3 आर्टिकल बेसिकली है। आर्टिकल 45 बहुत इंपॉर्टेंट, फिर 2 सपोर्ट में है 41 और 46। अब इन सब आर्टिकल के अंदर राज्य कुछ ना कुछ स्कीम लगाएगा। स्कीम क्या है? अभी अगर हम लोग बिहार स्टेट में हैं तो सेंट्रल का भी स्कीम लागू होगा बिहार स्टेट पे, और बिहार गवर्नमेंट जो अपना स्कीम लाएगी वो भी लागू होगा। तो हम लोग दोनों के स्कीम को अलग अलग करके देखते हैं। कुछ सेंट्रल वाले देखेंगे और कुछ स्टेट वाले देखेंगे। बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 3-3, 4-4 अगर दोनों का भी याद है तो एग्ज़ाम में काम चलेगा। मोटा माटी जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं उन सबको, कुछ तो हम लोग पढ़े भी हैं अपने सिलेबस में, उन सब का ही जिक्र करना है। तो सेंट्रल की तरफ से क्या है? मिड डे मील है जो पोषण अभियान के अंदर आता है। समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन सब को कंबाइन करके एक समग्र शिक्षा अभियान बना दिया है। डिजिटल इंडिया चल रहा है। डिजिटल इंडिया जिसमें कि यूथ ट्रेनिंग मिलता है, डिजिटली उन लोगों को लिटरेसी मिलती है, डिजिटल लिटरेसी मिलती है। फिर NRLM है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। पोषण अभियान, मिड डे मील उसी का पार्ट है अभी भी।
तो रूरल लाइवलीहुड मिशन और अर्बन लाइवलीहुड मिशन मतलब कि जो गांव में रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड को उनके जीवन को सुधार के लिए, और जो अर्बन में गरीब हैं उनके भी जीवन के सुधार के लिए ये दोनों स्कीम है। इसमें सब चीज़ है, अभी बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए। एनआरएलएम में स्किल ट्रेनिंग भी है, उनके जीवन को सुधार करने के लिए जितनी भी चीज़ें लगती है, चाहे वो स्किल हो, पैसे का सपोर्ट हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, तो दोनों में एनआरएलएम और एनयूएलएम दोनों में मिलता है। वो गांव के लिए है आरएलएम, रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये शहर के गरीबों के लिए है अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब स्टेट की बात करें, बिहार स्टेट में बहुत सारी योजना चल रहा है, आपको जितना याद है वो लिख सकते हैं, फिलहाल मैंने 4-5 लिखा है। कन्या विवाह योजना, जिसमें कि लड़की के पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 55,000। अगर वो ग्रेजुएशन तक शादी नहीं करती है, ग्रेजुएशन पास करती है, तो एक कुछ टाइम पे जन्म लेने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद कुछ पैसे मिलाकर टोटल 55,000 के अप्रॉक्स है। जीविका कुछ नहीं है, जो एनआरएलएम था वो बिहार से ही मिला हुआ एक स्कीम था जिसको सेंटर ने बड़े स्तर पे चलाना शुरू किया, तो यहाँ पे उसको हम लोग जीविका बोलते हैं। वो भी एक रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है जिसमें कि गांव के जीवन को सुधार करने के लिए बहुत सारे स्कीम हैं, और ये एक तरह से ऐसा अम्ब्रेला जैसा काम करता है। बहुत सारे स्कीम इसके अंदर आते हैं, जीविका के अंदर आते हैं। आप लोग देखते भी हो जीविका तो हर जगह मिलता है, तो छोटे मोटे जितने भी स्कीम होंगे वो जीविका के अंदर डाल दिए जाते हैं। जीविका वाली दीदी जो रहती है उन सारे स्कीम पर काम करती है, कुछ पार्ट्स पे, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, किसी को टीका लगाना हो, और वो सर्वे कभी करना हो, तो ये जीविका दीदी सब, या अभी नया चल रहा है जनधन योजना वाला भी, उसमें भी जीविका दीदी सबका योगदान रहता है। फिर और भी हैं स्कीम, दशरथ मांझी हॉस्टल है, दशरथ मांझी के नाम से बहुत सारे हॉस्टल बनाए जा रहे हैं जिनमें वीकर सेक्शन वाले का एडमिशन होता है, और मोस्टली ये फ्री है हॉस्टल, एडमिशन और रहना खाना पीना सब सरकार की तरफ से होता है। बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो बच्चे होते हैं माइनॉरिटी वाले होंगे या फिर SC/ST वाले, अगर वो मैट्रिक पास करते हैं फर्स्ट डिवीज़न तो 15,000, 10,000, सेकेंड डिवीज़न पे, ऐसे करके स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहे हैं। और बड़े लेवल पे भी है कि आप UPSC का प्रीलिम्स करते हो तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, SC/ST को BPSC का प्रीलिम्स करते हो तो 50,000 मिलते हैं। ऐसे करके स्कीम हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो बातें हो गई सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। इसमें ज़रूरी नहीं है जितना स्कीम मैंने लिखा है उतना ही, आपको अगर कोई और भी याद है तो उसमें लिख सकते हैं। बट मिड डे मील और समग्र शिक्षा अभियान, ये 2 तो इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया भी इम्पॉर्टेंट है, ये 3 तो कम से कम लिखिए, बाकी आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये हम सिलेबस में भी है हम लोगों के, और इम्पॉर्टेंट भी है। राज्य के लिए जो लिखा है, जीविका याद ही रहेगा, कन्या विवाह योजना याद ही रहना चाहिए, हॉस्टल, छात्रावास ही बहुत सारे हैं। दशरथ मांझी मैंने बोला, कुछ जगह जयप्रकाश नारायण छात्रावास भी चल रहे हैं, वो भी इसी तरह का छात्रावास है। और छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी लिखकर आप इसको समाप्त कर सकते हैं। राज्य के प्रयासों में 1 पेज तो हो ही सकता है ये। तो फिर कंक्लूजन करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल शिक्षा की बातें हो गई। शिक्षा से हम लोग इसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाएंगे, नागरिकों के हितों में होगा सारा काम। मौलिक अधिकार भी वही बोलता है। इससे कंक्लूजन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, अगर इसका जिक्र आप लोग करते हैं तो वो बेहतर होगा। इस केशवानंद भारती केस में पैसा बोला गया। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेकार ही संविधान में लिखे गए हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो पूरा करने के बाद भी नागरिक अगर जुडिशरी की तरफ नहीं जा सकती और जुडिशरी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तो फिर DPSP को रखने का क्या मतलब है। वो तो सिर्फ एक देखने की चीज़ है। राज्य का मन करेगा तो पूरा करेगी, सरकार का मन नहीं करेगा तो नहीं पूरा करेगी। तो केशवानंद भारती केस में एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP हैं, ये दोनों मिलाकर
कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। संविधान का एक तरह से विवेक बोलते हैं हिंदी में, संविधान का विवेक बनता है। तो जुडिशरी का कहना था कि फंडामेंटल राइट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, डीपीएसपी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल राइट इम्पॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उतना ही प्रमुख हैं जितना कि मौलिक अधिकार, क्योंकि दोनों को मिला के ही पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये बात आप अपनी कंक्लूजन में लिख देंगे। बाकी बातें पहले वाले से कुछ कॉपी करके 1-2 लाइन करके कंक्लूजन आप लोग एंड कर सकते हैं। ये मोटा मोटी आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, फिर दूसरे दिन कोई अलग टॉपिक उठाएंगे, उसका ढांचा देखेंगे, उसका क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग डील कर सकते हैं। थैंक यू।